नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसकी शोहरत दुनिया भर में है। इसे अक्सर लोग सफलता की बाइबल भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच की। कहते हैं कि ये किताब उनके लिए खजाना है जो जिंदगी में दौलत, कामयाबी और इज्जत चाहते हैं। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस प्रभावशाली किताब के मूल विचारों को समझें, इसके पीछे का दर्शन और वो सिद्धांत जिन्होंने लाखों लोगों को राह दिखाई है। अगर बिल्कुल बुनियादी तौर पर देखें तो ये किताब एक बहुत शक्तिशाली विचार पर टिकी है कि हमारी सोच, हमारे विश्वास असल में हमारी हकीकत बनाते हैं। स्रोत ये बताता है कि किसी भी तरह की सफलता, खासकर पैसा कमाने के लिए, उसकी एक साफ तस्वीर, बिल्कुल साफ, पहले हमारे दिमाग में बननी चाहिए। यह सिर्फ चाहने की बात नहीं है, कुछ और गहरा है इसमें। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है। किताब का जो केंद्रीय तत्व है वो यही समझाना है कि कैसे हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारी सोच, हमारे गहरे विश्वास, वो हमारी जिंदगी की दिशा और दशा तय करते हैं। और ये जो विचार है ना कि अमीर और सफल बनने के लिए दिमाग में तस्वीर साफ होनी चाहिए, ये सिर्फ एक आप कह सकती हैं पॉजिटिव थिंकिंग का जुमला नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हिल इसे एक तरह से देखते हैं जैसे हम कोई मानसिक ब्लूप्रिंट बना रहे हों। ये केवल एक अस्थिर सी इच्छा या ख्वाब नहीं है, नहीं। बल्कि अपने विचारों को एक ठोस, एक निश्चित आकार देना है, जैसे एक मानसिक ढांचा तैयार करना जिसे फिर हकीकत में बदला जा सके। ये एक सक्रिय, एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ये दिलचस्प नजरिया है। मतलब सिर्फ सोचना नहीं बल्कि दिमागी तौर पर निर्माण करना। और शायद इसी निर्माण प्रक्रिया को मुमकिन बनाने के लिए हिल ने हमें वो 13 मुख्य सिद्धांत दिए हैं। स्रोत इन्हें सफलता तक पहुंचने का एक रोड मैप बताता है, पर इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय शायद हम इन्हें कुछ हिस्सों में बांटकर समझे तो बेहतर रहेगा। जैसे सफलता के लिए वो अंदरूनी आग और फिर उसे हकीकत बनाने के औजार। क्या कहते हैं? हाँ, ये अच्छा तरीका रहेगा समझने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसके बिना कोई आग जल ही नहीं सकती। पहला सिद्धांत डिजायर यानी इच्छा। लेकिन हिल इसे कोई मामूली इच्छा नहीं कहते, वो इसे कहते हैं बर्निंग डिजायर, एक जलती हुई तीव्र इच्छा। स्रोत कहता है कि ये ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो बस मन पर छा जाए, जिसके लिए इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाए। क्या ये कहना सही है कि यही है वो असली शुरुआती बिंदु? बिल्कुल, ये नींव का पत्थर है, एकदम सही। लेकिन अकेली इच्छा काफी नहीं होती, उसे लगातार आप कह सकती हैं ऊर्जा चाहिए। और यही दूसरा सिद्धांत आता है फेथ यानी आस्था या विश्वास। ये उस जलती हुई इच्छा का ईंधन है। सही बात है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि सबसे पहले खुद पर अटूट विश्वास होना क्यों जरूरी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हिल का तर्क ये है कि जब आप खुद पर पूरी तरह यकीन करते हैं ना, तभी आप उन शक्तियों को अपनी तरफ खींचते हैं जो आपके लक्ष्य को पाने में मदद करती हैं, चाहे वो बाहरी मौके हों या आपके अंदरूनी मजबूती। आपका ये अटूट विश्वास न सिर्फ आपको टिकाए रखता है बल्कि दूसरों में भी आपके लिए भरोसा जगाता है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक मजबूत मानसिक अवस्था है। हाँ, ये तो है। और इस विश्वास को और पक्का करने के लिए उसे अपने अंदर गहरे तक बिठाने का तरीका हिल तीसरे सिद्धांत में बताते हैं, ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। स्रोत इसे रोजाना पॉजिटिव एफर्मेशंस मतलब सकारात्मक बातें दोहराने की तकनीक के रूप में समझाता है। सुनने में ये शायद आसान लगे, लेकिन इसका मकसद है अपने अवचेतन मन को लगातार ये संदेश भेजना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और ये कि आप उसके काबिल हैं। ये अपने मन को एक तरह से रीप्रोग्राम करने जैसा है, ताकि हमारा अवचेतन मन भी हमारे लक्ष्य के साथ खड़ा हो, उसके खिलाफ नहीं। तो ये जो पहले 3 सिद्धांत हैं, तीव्र इच्छा, अटूट विश्वास और उसे पक्का करने के लिए आत्म सुझाव, ये मिलकर एक तरह से हमारी मानसिक तैयारी या माइंडसेट फाउंडेशन बनाते हैं। ये अंदर का इंजन तैयार करते हैं। लेकिन इंजन को चलाने के लिए ज्ञान और योजना भी तो चाहिए, है ना? बिल्कुल। यहीं पर अगला समूह आता है। चौथा सिद्धांत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। यहाँ हिल जो है वो सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क करते हैं। स्रोत के मुताबिक हिल का मानना था कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेने से सफलता नहीं मिलती। नहीं।
असली शक्ति आती है किसी एक चुने हुए क्षेत्र में गहरा विशेष ज्ञान हासिल करने से और उसे प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल करने से। आप बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन जब तक किसी एक फील्ड में महारत हासिल नहीं करते, आर्थिक सफलता पाना मुश्किल है। और ये ज्ञान हासिल करना और उसे लगातार अपडेट करते रहना भी जरूरी है। ये दिलचस्प है। आजकल तो लोग जनरलिस्ट बनने की भी बात करते हैं, लेकिन हिल साफ तौर पर विशेषज्ञता पर जोर दे रहे हैं। और इस विशेष ज्ञान को शायद आकार देने के लिए 5वां सिद्धांत काम आता है, इमेजिनेशन, यानी कल्पना। जी। स्रोत बताता है कि हिल इसे दिमाग की कार्यशाला कहते थे, वर्कशॉप ऑफ द माइंड। ये वो जगह है जहां हमारी इच्छाओं और योजनाओं को शक्ल मिलती है। यहीं पर हम नए आइडियाज बनाते हैं, मुश्किलों के हल सोचते हैं। हिल मानते थे कि इंसान जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है, और इसकी शुरुआत कल्पना से ही होती है। बिल्कुल, कल्पना वो पहला खाका, वो नक्शा तैयार करती है, लेकिन उस नक्शे को इमारत में बदलने के लिए चाहिए छठा सिद्धांत, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी संगठित योजना। यहाँ पर जो बात ध्यान लेने वाली है वो ये कि हिल सिर्फ योजना बनाने को नहीं कह रहे हैं, वो संगठित योजना पर जोर दे रही है, ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब है एक स्पष्ट, व्यवहारिक, कदम दर कदम योजना बनाना। स्रोत के अनुसार इसमें यह तय करना शामिल है कि आपको क्या चाहिए, आप उसके बदले में क्या देंगे, एक निश्चित समय सीमा तय करना, और शायद सबसे जरूरी, तुरंत उस योजना पर काम शुरू करना। बिना ऐसी ठोस, व्यवस्थित योजना के हमारी कल्पना और इच्छाएं वो बस ख्वाब बनकर रह सकती हैं। हाँ, वरना तो बस ख्याली पुलाव ही रह जाते हैं। तो इच्छा, विश्वास और आत्म सुझाव से मानसिक नींव बनी। फिर विशेष ज्ञान, कल्पना और संगठित योजना से रणनीति तैयार हुई। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब हमें उस योजना पर अमल करना होता है ना? और यहीं पर शायद अगले सिद्धांत बहुत जरूरी हो जाते हैं। 7वां सिद्धांत है डिसीजन, यानी निर्णय लेने की क्षमता। स्रोत बताता है कि हिल ने अपने रिसर्च में पाया कि जो सफल लोग होते हैं वो बहुत तेजी से और मजबूती से फैसले लेते हैं और जरूरत पड़ने पर ही उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं। वहीं जो असफल लोग होते हैं वो धीरे धीरे निर्णय लेते हैं और उन्हें बार बार और तेजी से बदलते रहते हैं। क्या ये आज भी उतना ही सही है? मेरे ख्याल से ये आज शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जहाँ इतने सारे विकल्प हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। हिल का तर्क था कि टालमटोल और अनिर्णय, इनडिसीजन, ये असफलता के सबसे बड़े कारणों में से है। एक बार पूरी जानकारी और सलाह लेकर फैसला ले लिया तो उस पर टिके रहना जरूरी है। इसके बाद आता है 8वां सिद्धांत, परसिस्टेंस, यानी लगन या धैर्य। फैसला लेना एक बात है, पर मुश्किलों और असफलताओं के बावजूद उस पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी बात है। स्रोत के मुताबिक हिल इसे इच्छा शक्ति की असली परीक्षा मानते थे। ज्यादातर लोग पहली या दूसरी मुश्किल आने पर ही हार मान लेते हैं, लेकिन सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो तब तक लगे रहते हैं जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। ये कोई अंधी जिद नहीं है, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से लगातार कोशिश करते रहना है। सही बात है, ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं और इस मुश्किल सफर में शायद अकेले चलना बहुत मुश्किल हो। यहीं पर नवा सिद्धांत आता है जो मुझे हमेशा बड़ा आकर्षक लगता है, मास्टरमाइंड, यानी मास्टरमाइंड समूह। स्रोत इसे समझाता है कि ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह है जो एक तय लक्ष्य के लिए सद्भाव से, मतलब हार्मनी के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ ये जानना वाकई दिलचस्प है कि हिल का मानना था कि जब ऐसे दिमाग एक साथ मिलते हैं तो एक अदृश्य तीसरी शक्ति या मास्टरमाइंड पैदा होता है, जिसमें सभी सदस्यों के ज्ञान और अनुभव से कहीं ज्यादा समझ और ऊर्जा होती है। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये विचारों, ज्ञान और ऊर्जा का गहरा तालमेल है। बिल्कुल, ये तालमेल या सिनर्जी का सिद्धांत है। मास्टरमाइंड समूह न केवल व्यवहारिक मदद और ज्ञान देता है, बल्कि वो आपको जवाबदेह भी रखता है और आपके विश्वास को भी मजबूत करता है। अब हम उन सिद्धांतों पर आते हैं जो हमारे अंदरूनी सिस्टम से ज्यादा जुड़े हैं। 10वां सिद्धांत है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। स्रोत इसे सफलता का एक बेहद शक्तिशाली, शायद सबसे बड़ा हथियार मानता है। हिल का मानना था कि हमारा जो अवचेतन मन है वो हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं को सोख लेता है और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करता है।
फेथ और ऑटो सजेशन जैसे सिद्धांतों का असली मकसद इसी अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करना है, ताकि यह हमारे लक्ष्यों की दिशा में काम करे, न कि हमारे डरों और शंकाओं की दिशा में। अच्छा, तो मतलब हमारा अवचेतन मन एक तरह की उपजाऊ जमीन है और हम ऑटो सजेशन और फेथ के जरिए उसमें सफलता के बीज बो रहे हैं, ये बात है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे दिमाग की क्या भूमिका है? 11वां सिद्धांत है ब्रेन, यानी मस्तिष्क। स्रोत बताता है कि हिल मस्तिष्क को विचारों के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन की तरह देखते थे, एक प्रसारण और स्वागत केंद्र। उनका मानना था कि हमारा दिमाग न सिर्फ हमारे विचारों को बाहर भेजता है, बल्कि दूसरे दिमागों से आने वाले विचारों या कंपनों, वाइब्रेशंस को पकड़ भी सकता है, खासकर मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से। इसलिए इसे सकारात्मक विचारों से भरना और नकारात्मकता से बचाना बहुत जरूरी है। और जब ये सभी सिद्धांत इच्छा, विश्वास, ज्ञान, योजना, कर्मठता, मास्टरमाइंड, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, ये सब एक साथ काम करते हैं, तो 12वां सिद्धांत उभरता है, द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्रिय। स्रोत इसे अंतर्ज्ञान या रचनात्मक कल्पना का शिखर बताता है। ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि ये अनुभव, ज्ञान, अभ्यास और अवचेतन मन के गहरे तालमेल से विकसित हुई एक समझ है। ये वो अंदर की आवाज या एहसास है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, खासकर मुश्किल हालात में जब सिर्फ तर्क काफी नहीं होता। हिल इस पर भरोसा करने की सलाह देते हैं, लेकिन ये तभी विकसित होती है जब पहले के सिद्धांतों पर महारत हासिल कर ली जाए। और अंत में इन सभी सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो 13वें सिद्धांत में समाया हुआ है, फियर से छुटकारा, यानी डर पर काबू पाना। स्रोत बताता है कि हिल डर को इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट मानते थे। उन्होंने 6 मूल डरों की पहचान भी की: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। उनका मानना था कि ये जो 12 सिद्धांत हैं, उन्हें अपनाने से व्यक्ति इन डरों पर धीरे धीरे जीत हासिल कर सकता है और अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकता है। तो ये थे वो 13 सिद्धांत। इच्छा से शुरुआत करके विश्वास और आत्म सुझाव से मन को तैयार करना, फिर ज्ञान, कल्पना और योजना से रास्ता बनाना, और फिर निर्णय, लगन और मास्टरमाइंड के सहारे आगे बढ़ना, अपने अवचेतन मन, मस्तिष्क और अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए डर पर काबू पाना। वाह! इन सब का सार क्या निकलता है? स्रोत इन सबको मिलाकर क्या मुख्य सीख देता है? स्रोत के अनुसार इन सभी सिद्धांतों का जो निचोड़ है और किताब की मुख्य सीख, वो बहुत शक्तिशाली है और सीधी भी है। जैसा कि हिल ने कहा, और स्रोत भी इस बात को दोहराता है, अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप सही सोच रहे हैं। यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि सफलता या अमीरी ये महज कोई संयोग या किस्मत की बात नहीं है। नहीं, ये निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। इसके लिए चाहिए एक जलती हुई इच्छा, अटूट विश्वास, विशेष ज्ञान, ठोस योजना, पक्का इरादा और सबसे बढ़कर लगातार बिना हार माने कोशिश करते रहने की लगन। ये सिद्धांत बताते हैं कि इन सब चीजों को कैसे विकसित किया जाए और कैसे मिलाया जाए। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, कोई निष्क्रिय उम्मीद नहीं। बिल्कुल सही। और एक बात जो स्रोत बार बार साफ करता है वो ये कि ये किताब सिर्फ डॉलर और सेंट कमाने के बारे में नहीं है। हाँ, इसका शीर्षक जरूर पैसे पर केंद्रित है और ये वित्तीय सफलता के अचूक नुस्खे भी देती है, लेकिन इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ये असल में सकारात्मक सोच और जीवन जीने का एक दर्शन है, एक फलसफा है। ये सिद्धांत जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किए जा सकते हैं, चाहे वो बेहतर करियर बनाना हो, मजबूत रिश्ते बनाने हो, सेहत सुधारनी हो, या बस एक ज्यादा भरपूर और संतुष्ट जीवन जीना हो। ये मानसिकता बदलने की कुंजी है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो थिंक एंड ग्रो रिच महज एक पुरानी सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन को देखने और जीने का नजरिया बदलने वाला एक रोड मैप पेश करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है, हमारे विचारों और विश्वासों में है, और हम अपनी बाहरी दुनिया को, अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलकर आकार दे सकते हैं। स्रोत का निष्कर्ष भी यही कहता है कि यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब कोई इसे ध्यान से पढ़ता है, इसके सिद्धांतों को गहराई से समझता है, शायद नोट्स बनाता है, और सबसे जरूरी, उन्हें लगातार अपनी जिंदगी में लागू करता है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जिसे अमल में लाने की जरूरत है। और यहीं पर मैं आज की बातचीत के अंत में सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ना चाहूंगी जो स्रोत की भावना से पूरी तरह मेल खाता है। हम में से कई लोगों ने शायद इन सिद्धांतों के बारे में सुना होगा,
है ना, शायद पढ़ा भी होगा। लेकिन क्या असली चुनौती और सफलता के बीच का फर्क इसी में नहीं छिपा है? इन सिद्धांतों को सिर्फ जानने और इन्हें वाकई में रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन और लगन के साथ उतारने के बीच का फर्क, ये सोचना जरूरी हो सकता है कि हम जानकारी को ज्ञान में कैसे बदलते हैं और फिर ज्ञान को अमल में लाई जाने वाली बुद्धि में कैसे बदलते हैं। क्या हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या उसे जी रहे हैं? शायद यही वो सवाल है जिस पर नेपोलियन हिल हमें सबसे ज्यादा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं।